और अब वक्त यूपी प्राइम का है। भारतीय किसान यूनियन के 6 सदस्य का जो प्रतिनिधिमंडल है वो आज लखनऊ पहुंचा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। किसान नेताओं ने 16 बिंदुओं का मांग पत्र सीएम को सौंपा और इन मांगों के विषय में सीएम से विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने किसानों को, जो किसान नेता थे, उनको आश्वासन दिया कि प्राइवेट एजेंसियां, कंपनियां उत्तर प्रदेश में एमएसपी के नीचे खरीदारी नहीं करेंगी। हमारा ये था किसानों की जो जमीन अधिग्रहण हो रही है, उसमें जो फसलें बर्बाद हो रही है, उन फसलें बर्बाद नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आश्वासन दिया है। दूसरा, बिजली के बढ़े हुए रेट के सवाल पर बात है। तीसरा ये है कि एमएसपी से नीचे पे प्रदेश में खरीद ना हो और उसको पूर्ण रूप से पाबंद करें, उस पर बातचीत हुई है कि खरीद नहीं होगी। जो प्राइवेट मंडियाँ आ रही है, ये सारी चीज़ों पे बातचीत हुई है। कानून व्यवस्था पे बात हुई है। तो ये जो सारे सवाल थे, इन पे बातचीत हुई है और कुछ न कुछ उसका हल निकलेगा। आगे की ये तो बातचीत चलते रहते हैं, आंदोलन चलते रहते हैं। अधिकारियों के साथ में मीटिंग होगी, ये आश्वासन दिया है कि अधिकारियों के साथ में मीटिंग होती रहेगी। जो भी सवाल होंगे, जो भी किसान की समस्या होगी, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। खास करके धान की अभी फसल आ रही है, उस पर ज़्यादा क्रय केंद्र खोल के और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करवाएं, जो सरकारी रेट है। और जितने भी एमएसपी की फसलें हैं, वो जो भारत सरकार का रेट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे कम पे खरीद ना हो, ये आश्वासन उन्होंने दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम रामपुर के बाद बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और इस योजना के तहत जिले में 89 करोड़ की लागत से 145 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र और यूपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी सरकार जो कृषि विधेयक लाई है, वो किसानों के लिए कल्याणकारी और लाभदायक साबित होगा। विपक्ष किसान विरोधी है, इसलिए कृषि विधेयक का विरोध कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। मैं यह मानता हूं कि विपक्ष किसान विरोधी है। मैं किसान का बेटा हूं और किसान के दर्द को मुझसे अच्छा कोई, मैं समझता हूं कि समझ नहीं सकता, किसान ही समझ सकता है। विपक्ष केवल उसकी दलाली बंद हो रही है, कमीशन खोरी बंद हो रही है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद उनके सारे रास्ते भ्रष्टाचार के बंद हो रहे हैं, तो इससे ये तड़प जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और उस बेचैनी के परिणाम में ही किसान विरोधी इस कानून को बताने वाले स्वयं किसान विरोधी। किसान संगठन भी सड़कों पर, जो किसान संगठन है, किसी कारण से किसी प्रकार से हम है, भ्रम को हम दूर करके हमारा जो ये विधेयक आया है, वह किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के विकास के लिए मतलब मील का पत्थर है। यूपी में कोरोना को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक अलर्ट है और वायरस को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इसी को लेकर यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मौजूदा वक्त में प्रदेश के क्या हालात हैं और उससे निपटने की सरकार की क्या तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड की बैठक आज ली, टीम 11 की। उन्होंने हाई रिस्क ग्रुप को लक्षित करने और उनके कोविड-19 के टेस्ट करने के निर्देश दिए। हाई रिस्क ग्रुप के लिए उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर से टेस्ट हो। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो एंटीजन से टेस्ट होते हैं और नेगेटिव आते हैं, यदि उनके लक्षण हैं तो उनका आरटीपीसीआर से, यानी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का, जरूर कराया जाए। टेस्टिंग के लिए लोग पीछे ना रहें। अगर कहीं भी लक्षण किसी के हैं तो उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होना जरूरी है। इस पर बल दिया जाए। अपने सीएमओ से, अपने जिलाधिकारी से, कंट्रोल रूम से संपर्क तुरंत करके उनको सूचित करें और टेस्टिंग में कहीं भी लोग इसको जो है इससे डरे ना, सामने आए और टेस्टिंग निस्वार्थ भाव से कराएं। स्वास्थ्य विभाग का सहयोग दें। दूसरा बिंदु यह है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को पूर्ण सक्रियता से चालू रखा जाए।
एक एक जो रोगी है उससे बात की जाए, दिन में 2 बार बात की जाए। जिलाधिकारी और सीएमओ इस स्थिति को रोज देखें और रणनीति जो है उसको एग्रेसिव रूप से, एक आक्रामक रूप से रणनीति रखें जिससे लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक जो डीएम और सीएमओ करें वो कोविड अस्पताल में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में करें। मुख्यमंत्री जी ने डोर टू डोर सर्वे और पल्स ऑक्सीमीटर को भी और मजबूती से ऑक्सीजन के स्तर को चेक करने के लिए निर्देश दिए। निर्धारित स्तर से कम ऑक्सीजन वाले यानी 93, 94, 95% से कम जैसे ही ऑक्सीजन हो पल्स ऑक्सीमीटर से नापने पर तुरंत अस्पताल में भर्ती करने और ऑक्सीजन दिलवाने और मेडिकल सपोर्ट दिलवाने की व्यवस्था कराई जाए और विस्तृत जांच की जाए। मुख्यमंत्री जी ने नॉन कोविड चिकित्सालयों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुरूप ओपीडी सेवा संचालित करने का भी निर्देश दिया। सभी सावधानियां बरतते हुए सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ओपीडी की सुविधा दी जाए। मुख्यमंत्री जी ने आरोग्य मेला शुरू करने पर भी विचार करने को कहा है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि होगी, इससे और काम भी होगा। कोविड-19 के प्रति जनता की जागरूकता के लिए और अधिक अभियान चलाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निवेशकों और उद्यमियों को की समस्या हल करते हुए प्रदेश में औद्योगिकरण का भी बल दिया है। विभिन्न नीतियों के तहत अन्य सुविधाएं उपलब्ध समय से रहे, यह जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और प्रदेश मुख्यालय स्तर पर जरूर इंश्योर किया जाए। प्रदेश में इन्वेस्टर समिट 2018 के अवसर पर जो एमओयू किए गए थे उनकी समीक्षा करके इससे संबंधित निवेशकों की बैठक भी करने का निर्देश उन्होंने दिया है। पशुपालन विभाग में गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है। गौ आश्रय स्थल को आय का स्रोत बनाने की कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाए, जो गौ आश्रय स्थल पर गोबर है उसका प्रयोग करते हुए बायोगैस प्लांट स्थापित करते हुए बायोगैस जनरेट कराई जाए और उसको बेचा जाए, जिससे इनकी आय के स्रोत भी बढ़े और इकोनॉमिकली जो हमारे गौ आश्रय स्थल है वो वायबल होते चले जाएं। बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए हर हालत में मजबूती से काम करें। ईंधन के लिए जो गैस प्राप्त होगी वो दूसरे और अच्छे किसानों को उनको बांटा जाए। आज 2,29,338 एफआईआर अब तक धारा 188 में दर्ज कर दी गई हैं। 4,42,000 लोग नामजद किए गए हैं। 73,649 वाहन सीज किए गए। 84 करोड़ 16 लाख जो है शमन शुल्क वसूला जा रहा है। 4,38,000 से अधिक वाहनों को परमिट देकर आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। 926 ईसी एक्ट की एफआईआर दर्ज करके 446 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 1252 लोगों को नामजद किया गया है। फेक न्यूज़ के 2,632 मामले हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या कुछ घटी है। अब कंटेनमेंट जोन 19,076 रह गए हैं। 1201 थानों में 14,40,000 मकानों में 79,72,000 लोग चिन्हित हैं। 50,000 से अधिक लोग इन कंटेनमेंट जोन में हैं और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 31,565 लोग हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,234 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में संक्रमण से पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 6,506 है। इस प्रकार आज पुनः जितने लोग संक्रमित हुए उससे कहीं ज़्यादा 1,272 लोग ज़्यादा डिस्चार्ज हुए। अब तक कुल 3,02,689 लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस प्रकार अब रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश का 81.88% चल रहा है, 81.88%। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 61,698 है। इनमें से 31,791 संक्रमित व्यक्ति अपने घर पर रहकर ही होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।
प्राइवेट चिकित्सालयों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 3,517 व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और सेमी पेड L1+ कैटेगरी के होटल्स में, जहां सरकारी चिकित्सकीय दल के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, वहां 196 लोग स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक 5,299 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में सैंपल के टेस्टिंग में पुनः एक नया बेंचमार्क स्थापित हुआ और अब तक की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कल की गई। कल 24 घंटे में 1,65,565 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के प्रदेश में 89,92,424 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,512 पूल लगाए गए, जिनमें 331 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 404 पूल लगाए गए, जिनमें 25 में पॉजिटिविटी देखी गई। सर्वेलेंस का कार्य हमारी टीमें सभी 75 जनपदों में निरंतर करती रहती हैं और अब तक 1,17,556 इलाकों में 3,75,885 टीम दिवस के माध्यम से 2,46,96,323 घरों का सर्वेलेंस किया जा चुका है। अयोध्या में राशन वितरण में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया। मवई विकासखंड क्षेत्र में ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन न देने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार शिकायत करने पर धमकी देता है और पूरा राशन भी नहीं देता, जिससे परेशान ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से कोटेदार को हटाने की मांग की है। मामला यही है साहब कि गल्ला नहीं देते हैं, हर महीना में अंगूठा चाप लिए थी और गल्ला नहीं देते और जाओ तो कहीं मक्कारी पना करत, छिनरपट करत, तो क्या करे थे। तो ठाकुर जगन्नाथ सिंह है तो उन्हीं खिया से जाए थे तो चाउर साउर दे दी थी तो अपन लाई थे, लपसी मारी खाई थे, हाथ गोड़ हमारा यह। मामला ये है कि हमारा जो है 2-3 महीने से गल्ला नहीं दिए हुए थे और उसके बाद में 2 बार अंगूठा लगवा लिए हैं और उसके बाद तीसरी बार जब गल्ला लेने, कौन अंगूठा लगवा लिया? रामशरण कोटेदार जी। तीसरी बार जब गल्ला लेने गए तो उसके दो बार अंगूठा लगवा लिए तो हम तहसील दिवस में दरखास्त देने आए तो हमारे पास फ़ोन किए कि भाई साहब आप फ़ोन मत कीजिए, मतलब दरखास्त मत लगाएं, आपको हम पूरा राशन दे देंगे। जब उनके दरवाजे गए तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि तीसरे महीने का आप अंगूठा लगवाइए तो गल्ला हम देंगे और 1 महीने के देंगे, 2 महीने का हम पिछला नहीं देंगे जी। गल्ला तो एक गेंडा है। हाँ, तो क्या हुआ? तो लाठी डंडा लेके दौड़े हैं, हमारे मुहारे तक का चले आए हैं। कौन मारने आया? रामशरण। ये कोटेदार हैं? कोटेदार प्रेमचंद के 2 बेटवा। कहाँ का मामला है? एक कसारी का मामला है। मुरादाबाद में आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आज भी मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जैसे आंगनबाड़ी आशाओं को 60 साल के बाद नहीं रखा जा रहा, तो राजनीति में भी 62 साल से ऊपर के व्यक्ति को राजनीति में नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर में लगभग 200 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें पिछले काफी समय से अधूरे पड़े लालपुर पुल का पुनर्निर्माण कराने के निर्देश दिए गए, जबकि स्थायी पुल का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा करने का दावा है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। दरअसल स्वार टांडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर सभी पार्टियां सक्रिय हैं। बीजेपी इस सीट पर हर हाल में कब्जा करने की सोच रही है। दरअसल रामपुर की स्वार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे, लेकिन प्रमाण पत्र में गड़बड़ी के चलते उनकी सदस्यता रद्द हो गई। सौगात रामपुर जनपद की जनता को सौंप करके हम लोग जा रहे हैं। जब व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रख करके कोई सरकार काम करती थी तो उसकी सजा जनता को कितने दिनों तक भुगतनी पड़ी है।
लेकिन जब समाज के लिए काम किया जाता है, जनता के लिए काम किया जाता है, तो वह कष्ट कैसे जल्दी से जल्दी दूर हो, उसकी हमने आज शुरुआत की है। और हमारा प्रयास होगा कि एक तो अस्थायी पुल तत्काल जितनी 30 सितंबर तक का अधिकारियों ने हमने बताया कि उससे पहले ही चालू करेंगे, और दिसंबर 2021 तक ये एकदम पक्का पुल बन करके तैयार हो जाएगा, जिससे आपको खबर जुटाने में हो जाएगा। अच्छा, केशव जी, स्वाट अंडा के विधायक जो थे अब्दुल्ला आजम खां के बेटे थे, उनके कैंसिल के बाद उपचुनाव होगा, तो भाजपा की तरफ से कौन प्रत्याशी रहेगा? देखिए, भाजपा की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा यह डिप्टी सीएम तय नहीं करता है। भाजपा का संसदीय बोर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरफ बीजेपी नहीं है। वो सपा हो सकती है, बसपा हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, उनसे किसी से पूछो को बता देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पार्टी जिसको भी तय करेगी, एक यहाँ पर सबके ध्यान में विषय है कि चाहे मतलब प्रत्याशी चाहे कोई भी बनेगा, कमल का फूल जरूर खिले। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री आवास का पैसा लटकने के लाभार्थियों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। लाभार्थियों ने पहली किश्त में 50,000 रुपये मिलने के बाद कच्चा मकान तोड़कर बुनियाद डाल दी, लेकिन अब बाकी राशि ना मिलने से उनके सामने कई तरह की दिक्कतें पैदा हो गई हैं। हजार पा करके खुश होकर के अपना अपना घर गिरवा दिए, और उसके बाद ये हुआ कि अब आ रहा है तब आ रहा है। दूल्हा ऑफिस जाते तो बोलते हैं कि अब लगवा दिए हैं, लग गया है, फिर का कोरोना है। कोरोना तो 6 महीने से और 1.5 साल हो गया। शर्म की बात है कि अभी तक हम लोग पन्नी में जीवन वितरण कर रहे हैं। इतने बाल बच्चे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, किस तरीके से गल्ला जुटा कर रख रहे हैं, वो भी भीगा जा रहा है। बताइए हम लोग कैसे जी रहे हैं। जो है एक किस्त मिला 50,000, बहुत खुशी मिला, और उसके बाद 2 साल हम लोग परेशान हो गए, अभी तक मिला ही नहीं। और क्या बताएं हम, और कर्ज वर्ज लेके हम लोग कैसे कैसे ये सब थोड़ा सा आगे का दीवार उठवा लिए। अब उसके बाद इतना दिक्कत परेशानी झेल रहे हैं, पन्नी निछा के अभी हैं, और बड़ी बड़ी लड़कियां हैं हमारी। बताइए अब क्या बताएं हम। जब बारिश होता है तो क्या दिक्कतें होती होगी? बारिश में इतनी बारिश हो जाती, हमारा पूरा सामान खराब हो जाता है। जितना हमारा बेड उड था सब खराब हो गया बारिश से, और हम लोग जमीन में भी सोते पानी जमीन में भर आता है। तो अच्छा, आप दीवार बता रहे थे भी कर्ज भी लेकर आपने? हाँ, दीवार जो है, जो कर्ज अभी हम लेके अपना गहना कुछ था एक वो रख के हम ब्याज पे पैसा उठाए हैं, और ब्याज भी नहीं भर पा रहे। सोचे थे आवास आ जाएगा दूसरा तो हम उसको छुड़वा के अपना ले लेंगे, मगर हमारा वो भी डूबा जा रहा है। बहुत दिक्कत में हम लोग हैं। 31,659 लोगों का आवास यहाँ पर सैंक्शन हुआ है जनपद मिर्जापुर में, जिसमें से हम लोगों ने 18,674 लोगों को जांच के बाद प्रथम किश्त दी है, और जांच के ही बाद 13,636 लोगों को हमने द्वितीय किश्त दी है, और तृतीय किश्त हमने दी है 9,918 लोगों को। और धनराशि जैसे जैसे उपलब्ध होती जाएगी और भी किस्तें इनको लाभार्थियों को दी जाएंगी। क्या वजह मानते हैं अभी तक पैसा नहीं आया और उन लोग के पास नहीं पहुँचा? धनराशि अभी उपलब्ध नहीं है, और धनराशि जैसे उपलब्ध होगी उनके खाते में किस्तें चली जाएगी। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र के सोफाखेड़ा में विकास के नाम पर गबन का मामला सामने आया, जहां ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों ने शौचालय, खंजा और सीसी निर्माण में धांधली का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। नरेगा में हम 1.5 साल पहले गए थे काम करने के लिए, तो नरेगा में 15-20 लोग जाते थे पहली बात तो। और नरेगा में हमारे जॉब कार्ड बनाने के लिए हम 3-4 बार उनको कागज़ दे चुके, फ़ोटो दे चुके, न तो हमारा जॉब कार्ड बनाया। मैंने 1076 एक CM का जो नंबर है उस पर भी शिकायत की, तो उन्होंने पूछा आपका जॉब कार्ड है? मैंने कहा वो तो बनाया नहीं, तो यहाँ शिकायत नहीं कर सकते। मेरे 29 दिन के पैसे बाकी हैं अभी नरेगा के, और मेरे परिवार में और भी लोग हैं मोहल्ले पड़ोस में, उनके भी बाकी हैं। और एक शिकायत में यह करूँगा कि हम 15-20 लोग जाते थे नरेगा में, बस कभी कभी 25 हो जाते थे, कभी 15 ही रह जाते थे। लेकिन हमने नेट पे देखा तो वहाँ पर 250 लोगों के नाम, और मोहल्ले पड़ोस में कुछ ऐसे भी आदमी हैं जो काम फावड़ा ही नहीं पकड़ा, गए ही नहीं, और उनके अकाउंट में 20-20 हज़ार रुपये आ गए। उनका एक नौकर आता है, अच्छा। वो 6,000 रुपये महीने देते हैं। अच्छा, उसको? हाँ, वो 2 या 3 घंटे करता है। ये कभी उसने उठा के फेंकी है? कभी कुछ नहीं फेंकता है, खाली वो खींच ले। क्या नाम है आपका? कदम सिंह। अच्छा सर, कौन सा गाँव है? खेड़ा। अच्छा सर, जो आपकी जो लेटरिन बनाई गई है, कितना पैसा मिला था आपको? 6,000 नहीं मिले, 5 मिले। अच्छा, कितना पैसा मिलता है पता आपको? अब तो 12 बता रहे हैं। अच्छा, फिर 12 में से कितना दिया था आपको? 5। कब दिया था ये? 30 साल है।
पिछली साल दिन त्यों से दे दी वो तो। अच्छा, फिर आपने कभी इसकी शिकायत किया? ना, हमने कोई जांच करने के लिए आया फिर इसका? ना, कोई ना हमारे पास। हमारे अच्छा ही किया है जी, बिल्कुल सही कार्य किया है हमने। और देखो बेबच्चे वाले जो कहना चाहें वो तो कहते हैं, और इन के वो ITI भी डाल चुके हैं वो, और हमारे गांव में जांच भी आई है। तो हमारी तरफ से जो जांच करने आए थे अधिकारी खैर ब्लॉक से, उन्होंने जांच। सीतापुर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने 12 थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अपराधियों को 17 संपत्तियों को जब्त किया है। लूट, डकैती, गौ तस्करी जैसी घटनाओं से बनाई गई इस संपत्ति को जब्त किया गया। जनपद सीतापुर में जो बड़े दुर्दांत अपराधी हैं, भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। उनके खिलाफ IPC के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे बड़े अपराधी जो नहायत दुर्दांत हैं या भूमाफिया हैं, उन पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है और 14(1) अधिनियम के अंतर्गत उनके विरुद्ध संपत्ति जब्त कार्रवाई भी की गई है। अभी तक ये 12 मुकदमे अभी लेटेस्ट इस महीने हम लोग चिन्हित किए हैं। उसमें 12 व्यक्तियों के खिलाफ हम लोगों ने 14 की कार्रवाई संपादित कराई है, जिसमें लगभग 83 लाख रुपए की उनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसको उन्होंने अवैध कार्यों से अर्जित किया हुआ था। चूँकि जनपद में और बहुत सारे अभी ऐसे मामले हमारे यहाँ कार्रवाई के जद में हैं और मुकदमे हम लोग कायम किए हुए हैं। ये कार्रवाई लगातार हम लोग जारी रखेंगे। जो भी ऐसे भूमाफिया हैं, अवैध रूप से संपत्ति अर्जित किए हुए हैं, जो अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, जिन लोगों ने अपराध करके संपत्ति को अर्जित किया है, जिस संपत्ति का उनके पास लेखा जोखा नहीं है, ऐसे मामले हम लोग चिन्हित किए हुए हैं और इस कार्रवाई को हम लोग लगातार करते रहेंगे। अमरोहा के हसनपुर में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी लेखपाल योगेश खसरा खतौनी में नाम दर्ज करने के लिए एक किसान से रिश्वत ले रहा था, जिससे परेशान होकर पीड़ित किसान ने एंटी करप्शन टीम को इसकी जानकारी दी और लेखपाल को रंगे हाथों टीम ने पकड़ा। और कानपुर के कल्याणपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने निजीकरण और बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी का पुतला भी फूंका। वहीं रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हुआ है। दिल्ली के एम्स में भर्ती थे सुरेश अंगड़ी। कोरोना के चलते एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शोक की लहर है। एक बड़ी और दुखद खबर इस वक्त, जहां रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन की खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में वो भर्ती थे, वहां उनका इलाज चल रहा था, कोरोना से पीड़ित थे। इस वक्त ये बड़ी और दुखद खबर, जहां दिल्ली के एम्स अस्पताल में सुरेश अंगड़ी भर्ती थे, कोरोना के चलते उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और 65 साल की उम्र में सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। न सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल बल्कि पूरी राजनीतिक गलियारों में उनके निधन की खबर के बाद शोक की लहर है। हर कोई हैरान है। हालांकि इससे पहले भी कोरोना कई नेताओं को, कई मंत्रियों को निगल चुका है और अब ये कितना विस्तार रूप ले रहा है, कितनी भयानक ये महामारी है, ये बीमारी है कि वो लोग जो बेहद संवेदनशील हैं इसे लेके, जहां बेहद सावधानियां बरती जा रही हैं, वहां तक भी इसकी मार पहुंच रही है। कोरोना के चलते एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। 65 साल की उम्र में सुरेश अंगड़ी ने उनका निधन हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ साथ पूरे राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हुआ है कोरोना के चलते, क्योंकि दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, उन्हें भर्ती कराया गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये दुखद समाचार आया, ये खबर आई, जिसमें सुरेश अंगड़ी अब हमारे बीच नहीं रहे। अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अश्विनी जी, एक दुखद
खबर है जहां पे सुरेश अंगड़ी जी नहीं रहे। राजेश जी, कोरोना काल है। कोरोना काल में हमारे देश में बहुत से हम लोगों ने अपने राजनेताओं को, जो देश की धरोहर थे, इनको खो दिया। सुरेश जी के निधन पर देश शोकाकुल है। बहुत ही मतलब इनके बारे में क्या कहा जाए। देश में आज एक अग्रणी नेता खोया हुआ है। आज इनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं अपने तरफ से और पूरे देश की तरफ से मैं इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि आज एक महान नेता हमारे बीच में नहीं रहे। शुक्रिया अश्विनी शाही जी। बिल्कुल, और ये बेहद दुखद खबर है और उनके निधन के बाद पूरे राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। और इसी तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो चाहे सोशल मीडिया हो या अलग अलग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आने लगी हैं। और एक दुखद समाचार है, एक जहाँ 65 साल की उम्र में सुरेश अंगड़ी का निधन हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ साथ पूरे राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था, वहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कोरोना जैसी महामारी जो आए दिन किसी ना किसी को निगल रही है, बल्कि हजारों लोगों की जान जा रही है, उसमें कई नेता भी शामिल हैं। यूपी के कई कैबिनेट मंत्री और अब दिल्ली के एम्स में भर्ती थे सुरेश अंगड़ी, जहां उनका इलाज चल रहा था। कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द उन्हें रिकवर किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, लेकिन इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है, इस महामारी को, इस बीमारी को, कि वहां पे जहां बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, जहां अच्छा इलाज दिया जा सकता है, वहां पे भी कई बार रिकवर नहीं किया जा सकता। कोरोना के चलते चूंकि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। 65 साल उनकी उम्र थी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शोक की लहर है। ना सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल बल्कि राजनीतिक गलियारों में उनके निधन की खबर के बाद शोक की लहर है। हर कोई हैरान है, स्तंभ है कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि उम्मीद ये थी कि डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ उन्हें रिकवर कर लेगा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हुआ है। अब से कुछ देर पहले यह दुखद खबर आई। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कोरोना को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए समझा जा सकता है, जहां वीआईपी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और उन्हें भी रिकवर नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी कई मंत्री, कई नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। जरूरी है सावधानी बरती जाए।